नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। आप कैसे हो? जैसा कि आपको पता है कि तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो, हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो। तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल के अंदर हम पढ़ रहे थे आंतरिक प्रवाह की नदियां। कौन सी नदियां पढ़ रहे थे? आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां पढ़ रहे थे, जिसकी ट्रिक क्या थी? काका संग रूपा गई साबी मेंथा के घर, साबी मेंथा के घर। तो दोस्तों ये है अपनी ट्रिक आंतरिक प्रवाह के नदियों की, कि काका संग रूपा गई साबी मेंथा के घर। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था घगर नदी को। कौन सी नदी को पढ़ा था? घगर नदी को पढ़ा था। और उसके बाद में हमने पढ़ा था कांतली नदी को, और उसके बाद में हमने पढ़ा था कांकनी नदी को, और आज हम पढ़ेंगे साबी नदी, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे रूपनगढ़, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे रूपारेल, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे मेंथा नदी। यानी आंतरिक प्रवाह की नदियों में हमने सबसे पहले पढ़ा घगर नदी, उसके बाद में कांतल नदी, और उसके बाद में कांकरी नदी को हमने पढ़ा। आज हम मुख्य रूप से इन चार नदियों की बात करेंगे। कितने नदियों की बात करेंगे? मुख्य रूप से इन चार नदियों की आज हमें बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेंथा नदी को। किस नदी को पढ़ेंगे? मेंथा नदी को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेंथा नदी को। कौन सी नदी को पढ़ेंगे? मेंथा नदी को। और मेंथा नदी की जब बात आती है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेंथा नदी का उद्गम कहां से होता है। किस नदी का? मेंथा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो देखिए दोस्तों, मेंथा नदी का उद्गम है जयपुर के मनोहरपुर थाना से मेंथा नदी का उद्गम होता है। तो आपसे पूछा जाए कि मेंथा नदी का उद्गम कहां से होता है, तो आपको बताना है कि मेंथा नदी का उद्गम जयपुर के मनोहरपुर थाना से होता है। तो प्यारे मित्रों, इस टॉपिक को पूरे सहजता के साथ हमें पढ़ना है, इसको याद करना है, और साथ साथ में इस टॉपिक को नोट भी करना है इन नदियों को। तो हम देखेंगे कि मेंथा नदी का जो उद्गम है यह है जयपुर के मनोहरपुर थाना से इस नदी का उद्गम होता है, और एक मैप के द्वारा हम इस नदी को समझेंगे।
मनोहरपुर मनोहरपुर थाना जयपुर। जयपुर से एक नदी निकली और नागौर की सीमा बनाती हुई यह नदी चली जाती है सांबर झील में। किस झील में चली जाती है? सांबर झील में। सांबर झील कौन सी झील है? सांबर झील। यानी जयपुर के मनोहरपुर थाना से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम होता है दोस्तों मेंथा नदी, जो जयपुर से निकलने के बाद नागौर जिले की सीमा बनाती है। किस जिले की सीमा बनाती है? नागौर जिले की सीमा बनाती हुई यह नदी अपना जल गिराती है सांबर झील में। किस झील में गिराती है? सांबर झील में गिराती है। नागौर में इस नदी के किनारे, नागौर में इस नदी के किनारे एक तीर्थ स्थित है, उस तीर्थ का नाम है लूणवा जैन तीर्थ। कौन सा तीर्थ है? लूणवा जैन तीर्थ। आपसे पूछा जाए कि लूणवा जैन तीर्थ कौन सी नदी के किनारे वह कहां पर बना हुआ है, तो आपको बताना है कि लूणवा जैन तीर्थ मेंथा नदी के किनारे नागौर में स्थित है। इसके बाद में यह नदी अपना जल गिराती है सांबर झील में। किस झील में गिराती है? सांबर झील में। इस नदी की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस नदी को मेंढा नदी भी कहा जाता है। मेंढा नदी भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि मेंढा नदी किस नदी का उपनाम है, तो आपको बताना है मेंथा नदी का मेंढा नदी उपनाम है, कहा जाता है। यानी इस नदी को मेंढा नदी भी कहा जाता है। तो जयपुर के मनोहरपुर थाना से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम होता है मेंथा नदी, जो नागौर की सीमा बनाती हुई सांबर झील में जा गिरती है। दोबारा देखिएगा, जयपुर के मनोहरपुर थाना से एक नदी निकलती है, नागौर जिले की सीमा बनाती हुई यह नदी अपना जल सांबर झील में गिराती है, और नागौर में इस नदी के किनारे लूणवा जैन तीर्थ स्थित है। कौन सा जैन तीर्थ है? लूणवा जैन तीर्थ स्थित है। दोस्तों, हम सांबर झील की भी बात करेंगे कि सांबर झील मुख्य रूप से जयपुर, अजमेर व नागौर 3 जिलों में यह फैली हुई है। अगर हम सांबर झील की बात करें तो सांबर झील जयपुर, अजमेर व नागौर तीनों जिलों में यह विस्तृत है। जब सांबर झील के निर्माण की बात आती है तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, किस शिलालेख के अनुसार है? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इस झील का निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव चौहान के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया था। वासुदेव चौहान के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया था। तो हमने पढ़ा मेंथा नदी का उद्गम होता है जयपुर के मनोहरपुर थाना से, और ये नदी नागौर जिले की सीमा बनाती हुई ये नदी चली जाती है सांबर झील में। किस झील में? सांबर झील में चली जाती है, और नागौर जिले में इस नदी के किनारे लूणवा जैन तीर्थ स्थित है। कौन सा जैन तीर्थ है? लूणवा जैन तीर्थ स्थित है। दोस्तों, इस नदी को मेंढा नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस नदी को मेंढा नदी भी कहा जाता है। जब बात आती है सांबर झील की, तो सांबर झील जयपुर, अजमेर व नागौर तीनों जिलों में यह झील क्या है? फैली हुई है या विस्तृत है। इस झील का निर्माण बिजोलिया शिलालेख के अनुसार
वासुदेव चौहान के द्वारा करवाया गया था। इस झील की कई महत्वपूर्ण विशेषताएं भी रही हैं, जो आगे हम झील का जो टॉपिक लेकर आएंगे उसमें इस झील को पूरी तरह से विस्तार से पढ़ेंगे, इस झील के बारे में कि यह झील मुख्य रूप से ये 3 जिलों में स्थित है, वह पर्टिकुलर कौन से जिले में स्थित है, इस झील का निर्माण किसने करवाया, नमक का उत्पादन कितना होता है, और यहाँ पर यह झील अकबर व जोधा की विवाह स्थली के रूप में भी जानी जाती है। अकबर व जोधा की विवाह स्थली के रूप में यह झील मानी जाती है कि इसी के किनारे अकबर व जोधा का क्या हुआ था, विवाह हुआ था। और हमारे जो दादू दयाल जी हैं, दादू दयाल ने पहला अपना उपदेश है वो इसी झील के किनारे दिया था। दादू दयाल ने पहला उपदेश इसी झील के किनारे दिया था। और दादू दयाल का एक शिष्य था और उस शिष्य का नाम क्या था, रजब जी नाम था। क्या नाम था, रजब जी शिष्य का नाम था। कहते हैं कि दादू पंथ के लोग कभी विवाह नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, विवाह नहीं करते हैं। और रजब जी ने क्या कर ली थी, विवाह की तैयारी कर ली थी। क्या कर ली थी, विवाह की तैयारी कर ली थी। जब दादू दयाल जी ने रजब जी के लिए एक दोहा कहा था कि रजब तूने गजब किया, रजब तूने गजब किया, बांधियो सिर पे मोर, आयो थो हरि भजन को, कर नरक को ठोर। का बावड़ा इस छोटी सी उम्र में तू वो किए कर बैठो। तो इस तरह की जो बातें हैं हम आगे पढ़ेंगे। इस झील, जब झीलों का टॉपिक आएगा तो पूरा हम विस्तार से आगे हम पढ़ेंगे। जब ये झील के बारे में हम पढ़ेंगे तो हमने पढ़ा मेंधा नदी। मेंधा नदी हमने देखा कि इसका उद्गम कहाँ से होता है और किस झील में ये अपना जल डालती है, इस नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे अगली नदी। आप इस नदी का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके बाद में अगली नदी पढ़ेंगे हम। अगली अपनी नदी है साबी नदी। कौन सी नदी है, साबी नदी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि साबी नदी का उद्गम कहां से होता है। साबी नदी का उद्गम कहां से होता है, तो साबी नदी का उद्गम है दोस्तों जयपुर के सेंवर की पहाड़ी से इस नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। और इसके बाद में ये नदी चली जाती है अलवर जिले में बहती हुई हरियाणा राज्य में ये चली जाती है। तो हम देखेंगे जयपुर सेंवर की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम होता है साबी नदी, जो जयपुर जिले में बहने के बाद ये चली जाती है अलवर जिले में, और अलवर जिले में बहने के बाद यह नदी चली जाती है हरियाणा राज्य में। हरियाणा के गुड़गांव जिला व गांव पटौदी के नजफगढ़ झील में अपना जल
गिराती है। अपना जल गिराती है। देखिए, साबी नदी का उद्गम होता है जयपुर की सेंवर की पहाड़ी से, और ये नदी जयपुर में बहने के बाद यह नदी चली जाती है अलवर जिले में, और अलवर जिले में बहने के बाद यह नदी चली जाती है हरियाणा के गुड़गांव जिला पटौदी गांव के नजफगढ़ झील में अपना जल गिराती है। अगर हम बात करें जयपुर में, तो जयपुर में इस नदी के किनारे एक सभ्यता स्थित है, जोधपुरा सभ्यता। जोधपुर सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ से हाथी दांत के अवशेष पाए गए हैं। हाथी दांत के अवशेष पाए गए हैं। यानी जयपुर में इस नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता स्थित है, जहां से हाथी दांत के अवशेष पाए गए हैं, और अलवर जिले में बहने के बाद यह नदी चली जाती है हरियाणा के गुड़गांव जिले के पटौदी गांव के नजफगढ़ झील में अपना जल गिराती है। दोस्तों, ये नदी अलवर जिले की प्रमुख नदी है। अलवर जिले की क्या है? प्रमुख नदी है, और यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? साबी नदी। तो साबी नदी को हमने देखा कि साबी नदी का उद्गम होता है जयपुर के सेंवर की पहाड़ी से। निकलने के बाद ये नदी अलवर जिले की सीमा बनाते हुई ये नदी चली जाती है हरियाणा में, और हरियाणा के गुड़गांव जिला पटौदी गांव नजफगढ़ झील में अपना जल गिराती है। यह झील अलवर जिले की प्रमुख झील है। यह झील अलवर जिले की प्रमुख झील है। तो दोस्तों, यह है अपनी साबी नदी। इसके बाद में हम पढ़ेंगे रूपारेल नदी को। किस नदी को पढ़ेंगे? रूपारेल नदी को पढ़ेंगे। चाहो तो आप इस नदी का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम देखेंगे रूपारेल नदी को। कौन सी नदी है? रूपारेल नदी। रूपारेल नदी, सबसे पहले हम देखेंगे इस नदी का उद्गम कहां से होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस नदी का उद्गम कहां से होता है। जब इसके उद्गम की बात आती है तो दोस्तों, रूपारेल नदी का उद्गम होता है अलवर जिले के थानागाजी तहसील के उदयनाथ की पहाड़ी से। उदयनाथ की पहाड़ी से
देखिए, रूपारेल नदी का उद्गम होता है अलवर जिले के थानागाजी तहसील के उदयनाथ की पहाड़ी से। इस नदी का उद्गम होता है। थानागाजी तहसील अलवर और उदयनाथ की पहाड़ी से इस नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। वह अलवर जिले में बहने के बाद यह नदी चली जाती है, यह नदी चली जाती है किस जिले में, भरतपुर जिले में। किस जिले में चली जाती है, भरतपुर जिले में चली जाती है। यानी अलवर जिले के थानागाजी तहसील उदयनाथ की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम होता है रूपारेल नदी। कौन सी नदी, रूपारेल नदी, जो यहां से निकलने के बाद यह नदी चली जाती है भरतपुर, और भरतपुर का एक गांव है कौन सा, कुशलपुर। कुशलपुर गांव में यह नदी क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। और इस नदी की और क्या क्या विशेषता है कि इस नदी को कहा जाता है रसवारी, 12 है बराहा। यानी इस नदी को बराहा, 12 है लसवारी, इस नदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है, रूपारेल नदी को कहा जाता है। इस नदी की और क्या विशेषताएं हैं, इस नदी की विशेषताएं हैं कि इस नदी पर डिंग महल, मोती झील बांध, शिकरी बांध, व नोहर सभ्यता स्थित है। यानी डिंग महल, मोती झील बांध, शिकरी बांध व नोहर सभ्यता क्या है, स्थित है। दोस्तों, जब हम मोती झील की बात करें, किस झील की बात करें, मोती झील की बात करें, तो मोती झील का निर्माण किसने करवाया था, ये है अपनी मोती झील। और मोती झील का निर्माण करवाया था सूरजमल जाट ने। किसने करवाया था, सूरजमल जाट के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया था, जिसे कहा जाता है जाटों का प्लेटो। क्या कहा जाता है, जाटों का प्लेटो कहा जाता है। इसके बाद में इस झील की और मुख्य विशेषताएं क्या है कि इस झील में नील हरित शैवाल पाए जाते हैं, नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। तो हमने देखा कि रूपारेल नदी का उद्गम होता है अलवर जिले के थानागाजी तहसील उदयनाथ की पहाड़ी से। इस नदी का उद्गम होता है। इसके बाद में यह नदी अलवर में बहने के बाद चली जाती है भरतपुर। कहाँ चली जाती है, भरतपुर में चली जाती है, और कुशलपुर गांव में जाकर यह नदी विलुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। और इस नदी को कहा जाता है रसवारी नदी, बारह नदी और बरहा नदी इस नदी का उपनाम है। यहाँ पर डिंग महल, मोती झील बांध, सीकरी बांध व नोहर सभ्यता स्थित है। जब हम मोती झील की बात करें तो मोती झील का निर्माण किसने करवाया था, सूरजमल जाट के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया था, जिसे कहा जाता है जाटों का प्लेटो। क्या कहा जाता है, जाटों का प्लेटो कहा जाता है। और इस झील की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ पर नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। तो एक बार दोबारा देखिएगा कि रूपारेल नदी का उद्गम होता है अलवर के थानागाजी तहसील
उदयनाथ की पहाड़ी से, जो अलवर में बहने के बाद यह नदी चली जाती है भरतपुर के कुशलपुर गांव में जाकर यह नदी विलुप्त हो जाती है। इस नदी के उपनाम है लसवारी, बारह, बराहा इस नदी के उपनाम है। यहाँ पर डिंग महल, मोती झील बांध, सीकरी बांध व नोहर सभ्यता स्थित है। मोती झील का निर्माण किसने करवाया था? सूरजमल जाट ने इस झील का निर्माण करवाया, जिसे जाटों का प्लेटो कहा जाता है। और नील हरित शैवाल मुख्य रूप से इस झील में पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे रूपनगढ़ नदी को। कौन सी नदी है? रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी का उद्गम होता है, रूपनगढ़ नदी का उद्गम होता है अजमेर जिले के कुचिल नामक स्थान से। कुचिल नामक स्थान से इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। अजमेर जिले के कुचिल नामक स्थान से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम होता है रूपनगढ़ नदी। और जो चली जाती है, अपना जल गिराती है सांबर झील में। किस झील में? सांबर झील में अपना जल गिराती है। सांबर झील यानी रूपनगढ़ नदी अजमेर के कुचिल नामक स्थान से यह नदी निकलती है और अजमेर जिले में बहने के बाद यह नदी सांबर झील में अपना जल गिराती है। यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कौन सा है कि इस नदी के किनारे अजमेर जिले में निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद स्थित है। सलेमाबाद स्थित है। तो आपसे पूछा जाए कि निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद किस नदी के किनारे व किस जिले में स्थित है, तो आपको बताना है कि रूपनगढ़ नदी और जिला कौन सा? अजमेर जिला। जिला कौन सा? अजमेर जिला। और नदी कौन सी? रूपनगढ़ नदी, जो अपना जल गिराती है सांबर झील में। एक बार दोबारा देखेंगे कि रूपनगढ़ नदी का उद्गम होता है अजमेर जिले के कुचिल नामक स्थान से। इस नदी का उद्गम होता है वह अजमेर में बहने के बाद यह नदी अपना जल गिराती है सांबर झील में। किस झील में? सांबर झील में अपना जल गिराती है। और अजमेर में इस नदी के किनारे निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद स्थित है। BBI इंपॉर्टेंट है। BBI इंपॉर्टेंट यानी बोलो बोलो इंपॉर्टेंट। तो इस प्रश्न को मेरे प्यारे मित्रों ध्यान में रखना है कि निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद किस नदी के किनारे व किस जिले में स्थित है। तो निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ जो सलेमाबाद है वह रूपनगढ़ नदी अजमेर जिले में स्थित है। एक बार पुनः कि रूपनगढ़ नदी का उद्गम होता है अजमेर के कुचिल नामक स्थान से, जो अपना जल सांबर झील में गिराती है अजमेर जिले में बहने के बाद
और इस नदी के किनारे अजमेर में निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ इस्लामाबाद स्थित है। तो आज हमने आंतरिक प्रवाह की नदियों के बारे में हमने पढ़ा है और इसके अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, वह कितना प्रतिशत वह इशा रखती है। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद और तब तक आप बने रहे हमारे डैफोडिल कोचिंग यूट्यूब चैनल पर। एक बार पुनः धन्यवाद। जय हिंद साथियों।